नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं परवेज खान, स्वागत है आपका समीक्षा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम यहाँ कंप्यूटर सीरीज को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। पिछली दो क्लासेस में हमने कंप्यूटर का जनरल इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर का एवोल्यूशन मतलब कंप्यूटर की विकास यात्रा को समझा। हमने यह जाना कि किस प्रकार कंप्यूटर की शुरुआत हुई और कैसे कंप्यूटर जो है वो बहुत आगे तक बढ़ते बढ़ते और हमारा जो आधुनिक कंप्यूटर है वहां तक पहुंच गया। तो उस क्रम में हमने अबेकस पढ़ा, हमने एनालिटिकल इंजन पढ़ा, हमने चार्ल्स बेबेज को समझा, किस प्रकार हर्मन होलरिथ ने पंच कार्ड बनाया, किस प्रकार से आईबीएम कंपनी की स्थापना हुई। ये सारी चीजें हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। इनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण अगर हम समझें तो कंप्यूटर को सामान्यतः कुछ भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो अध्ययन की दृष्टि से इसको हमने तीन भागों में बांट रखा है, इसको कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक, अगर कंप्यूटर का वर्गीकरण देखा जाए तो कितने भागों में बांट दिया है? तीन भागों में। वो तीन भाग कौन कौन से हैं? तो पहले भाग की अगर हम बात करें तो पहला भाग क्या है? हमने कंप्यूटर को उसके हार्डवेयर के आधार पर बांटा हुआ है। कंप्यूटर को उसके हार्डवेयर के आधार पर कुछ भागों में बांट देते हैं। ठीक, हार्डवेयर के आधार पर। हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर में किस प्रकार का हार्डवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी को अगर आसान भाषा में हम समझें तो कंप्यूटर की जनरेशन बोलते हैं। कितने प्रकार की कंप्यूटर की जनरेशन है वो होता है। दूसरा होता है हमारा कंप्यूटर को उनकी साइज के आधार पर हमने बांट रखा है। साइज मतलब कंप्यूटर कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो इसमें हमको माइक्रो कंप्यूटर मिलेगा, मिनी कंप्यूटर मिलेगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर मिलेगा। ठीक, ये कंप्यूटर मिलेंगे हमको साइज के आधार पर। और फिर हमने भागा बांट दिया है इनको इनके फंक्शनैलिटी या फिर अनुप्रयोग के आधार पर, मतलब कंप्यूटर का प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। तो ये होता है एक डिजिटल। ठीक, फिर होता है हमारा एनालॉग और फिर होता है हमारा हाइब्रिड। और साइज में ही यहाँ पर आप सुपर कंप्यूटर को भी, ठीक है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जाता है। हम एक एक करके सारी चीजों को उठाएंगे और कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। थ्योरी कंप्लीट करेंगे प्लस इसके साथ साथ इसके एमसीक्यू भी कंप्लीट करेंगे। तो वर्गीकरण के आधार पर सबसे पहले हमने कंप्यूटर को जो बांटा है वो है हमारा क्या? कंप्यूटर की पीढ़ियां, मतलब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब जनरेशन कहने से आशय क्या है? अगर जनरल टर्म में पूछा जाए जनरेशन माने व्हाट, ठीक, जनरेशन क्या, तो बताइए जनरेशन क्या हो सकता है? जरा सोचेंगे अगर हम तो हमको क्या समझ में आएगा कि जनरेशन का मतलब होना चाहिए विचारों में परिवर्तन। वही हो सकता है ना। एक हमारे पेरेंट्स की जनरेशन थी, फिर एक अपनी जनरेशन है, एक अपने बच्चों की जनरेशन होगी। अब अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स की जब शादी हुई या उससे पहले की जनरेशन ले लीजिए, तो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी जब शादी हुई तो किस प्रकार हुई होगी? उनकी शादी कैसी हुई कि उनके पेरेंट्स ने गोद में ले गए होंगे और शादी करा दी होगी। बाल विवाह होते थे, पता भी नहीं चला उनके साथ क्या खेला हो गया। इस प्रकार उनकी शादी हुई। फिर जब अपने पेरेंट्स की शादी हुई तो गोद में नहीं ले गए, लेकिन आके केवल इंस्ट्रक्शन दिया गया, आदेश दिया गया कि लड़की देखा है या लड़का देख लिया है, इतनी तारीख को शादी है, तैयारी कर लेना। इस प्रकार से शादी होती थी। अपने जमाने में शादी कैसे होने लगी है? अब क्या होता है कि पहले भैया लड़का लड़की को मिला दो, एक दूसरे से बात करा दो, अकेले में मिलवा दो, अगर पसंद आता है तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो अपन को क्या है ना। आजकल देखो मम्मी लोग ऐसा बोलने लगी, भैया उनको जिंदगी गुजारनी है, उनको साथ में रहना है, उनके विचार मिल जाए, अपना का है, अपन को तो दो रोटी खा के कोने में बैठे रहना। हालांकि ये सत्य नहीं होता है, दो रोटी खा के वो कोने में नहीं बैठने वाली है सास। लेकिन बात यही है, विचारों में परिवर्तन हुआ। उसके बाद अपने बच्चों की शादी कैसे होगी? हो सकता है ऐसा हो कि वो अपन को फोन लगा के बोले कि पापा इतनी तारीख को शादी कर रहे हैं, तो देख लेना, अगर टाइम मिले तो आ जाना, अच्छा लगेगा, और अगर ना भी आओगे तो कोई बात नहीं, शादी तो हम कर ही रहे हैं। तो इस प्रकार से विचारों में परिवर्तन आया। पहले शादी कैसे हुई, पेरेंट्स के जमाने में कैसी हुई, अपने जमाने में कैसे, और आने वाले समय में बच्चों के जमाने में कैसे होगी। तो ये क्या कहलाता है? ये है जनरेशन, विचारों में परिवर्तन। लेकिन ये ऐसा तो नहीं है ना कि एक विचार सिरे से खारिज कर दिया हो। आज भी कई घरों में या कई समाजों में ऐसी शादी होती होगी जहां लड़का या लड़की की परमिशन नहीं ली जाती होगी, उनसे नहीं पूछा जाता होगा। आज भी होता होगा, बाल विवाह अभी भी हो रहे हैं।
तो विचारों में परिवर्तन है, लेकिन 100% चेंज हो जाए ये तो नहीं हो सकता। ऐसे ही जब हम कंप्यूटर की जनरेशन या कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में बात करते हैं, तो कंप्यूटर में पीढ़ी से परिवर्तन से मतलब है कंप्यूटर में हार्डवेयर का परिवर्तन, कि पहली पीढ़ी में किस प्रकार का हार्डवेयर इस्तेमाल हो रहा है, फिर दूसरी में, तीसरी, चौथी और पांचवी पीढ़ी तक आते आते हार्डवेयर में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पहली पीढ़ी में जो हार्डवेयर इस्तेमाल हो रहे थे दूसरी में एकदम बदल गए, ऐसा नहीं। कुछ परिवर्तन हुआ, ड्रास्टिक चेंज हुआ, लेकिन हुआ तो। और पहली पीढ़ी की भी इस्तेमाल हो रहे थे, ऐसे दूसरे के तीसरी में, तीसरे के चौथे में और चौथे के पांचवे में चलते रहे। सिरे से खारिज तो नहीं होते, कहीं पे भी नहीं होते, किसी समाज में, किसी सभ्यता में वो चीजें नहीं होती। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, अच्छा देखिए किसी किसी किताब में अगर आप देखेंगे ना, तो ये ईयर में डिफरेंस आपको मिल जाएगा। जैसे प्रथम पीढ़ी जो है वो 42 से लेके 55 है, 1942 टू 1955। हो सकता है कुछ किताबों में 1-2 साल का गैप आगे पीछे मिल जाए आपको, है ना। जैसे मैं कहूं कि मेरे पेरेंट्स की जनरेशन, तो मेरे पेरेंट्स की जनरेशन और आपके पेरेंट्स की जनरेशन तो वो एक ही होगी, लेकिन क्या जो मेरे पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ है वो आइडियल है क्या? ऐसा तो नहीं है। या मैं बोलूं कि जो मेरे पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ थी उसी को एक पहली जनरेशन माना जाए, है ना। तो जब उनकी डेट ऑफ बर्थ थी उससे लेके 25-30 साल का टाइम मान लो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हर किसी के पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, किसी की सेम भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर तो अलग अलग ही रहेगी। तो मेरे पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ से जनरेशन का आकलन किया जाए ये नहीं है। इसलिए ये जो पीढ़ियां है ना, ये एक टाइम मार्जिन को लेके चल रही है। और अमूमन अपन 20 से 25 साल का जनरेशन मानोगे अपना मानते हैं भाई, हमारे और हमारी एज में, हमारे पेरेंट्स की एज में कितने 25-30 साल का अंतर होगा, मेरी एज मेरे बच्चों की एज में इतना गैप होगा। तो यहाँ पे जो है वो लगभग 12-15 साल के आसपास का गैप आपको मिलेगा। और समय जो है वो निश्चित नहीं है। और हमने पिछली क्लासेस में भी आपको बताया कंप्यूटर में समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर वो थे जो डिवाइस के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कर रहे थे। अब वैक्यूम ट्यूब क्या होता है? एक लंबी सी निर्वात नलिका होगी और उसमें प्रोसेसिंग होगी, एक लंबी नलिका जिसमें प्रोसेस हो रही है। अब इतना ही बड़ी लंबी नलिका में जब प्रोसेस होगी तो ऊष्मा या हीट जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस। अब हीट प्रोड्यूस जब हो गई तो ऑब्वियस है कि उसको ठंडा रखना पड़ेगा। जैसे एटीएम कार्ड में, एटीएम मशीन में हीट जनरेट होती है, तो वो एटीएम में एसी लगाते हैं। अपन बुद्धुओं को लगता है कि कस्टमर के लिए लगाई है, अपने लिए नहीं है साहब, वो मशीन के लिए है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अपन को एक एसी एयर कंडीशन लगाना पड़ेगा ताकि मशीन ठंडी रहे, नहीं तो क्या होगा, ज्वालामुखी फट जाएगा, बूम हो जाएगा। तो ये रहेगा। अब इसमें जो है वो मेमोरी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेमोरी के लिए पंच कार्ड का और पेपर टेप का प्रयोग करते हैं। और ये हो गए इनपुट के लिए। और आउटपुट के लिए मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम मतलब जैसा आज हमारा पानी का ड्रम होता है ना, वो नीला वाला, उतना बड़ा कोई ड्रम जैसा स्टोरेज होगा और वहां पर उसको रखा जाएगा मेमोरी आउटपुट के रूप में, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन को। और डाटा को इनपुट के रूप में देने के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का प्रयोग किया जाता था। अब यहां जो गणना हो रही है वो मिली सेकंड का टाइम ले रही है। मिली सेकंड मतलब क्या होता है, 10⁻⁻3, ठीक है। मतलब सेकंड का 1000वां हिस्सा यहाँ पे लग रहा है। तो स्पीड बहुत कम है क्योंकि सेकंड में का 1000वां हिस्सा लग रहा है। आज तो नैनो और पिको सेकंड्स में होने लगा है। इतनी स्पीड से होता है कि हम क्या ही बताएं आपको, ठीक है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। ओएस जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब बताएंगे ये सारी चीजें क्या। अब भाषा, भाई कंप्यूटर को चाहिए इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा उसी की भाषा में। कोई भी कंप्यूटर जो है, कोई भी मशीन है, हमारे टास्क दिए हुए टास्क को कंप्लीट करती है, लेकिन कब करती है, जब हमारे टास्क को समझ पाएगी ना, ठीक है। अब भाई हम एक मलयालम की लड़की को जाके आई लव यू बोले, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि हम बोल क्या रहे हैं, तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। तो जरूरी है ना कि उसको उसी की भाषा में आई लव यू बोला जाए, तभी तो समझ पाएगी, तभी तो बदले में प्यार दे पाएगी। नहीं तो क्या होगा, थप्पड़ मार देगी, हो सकता है समझने का पता नहीं क्या बोल रहा है, जान दो। ऐसे ही अगर हम कंप्यूटर को अपनी भाषा में, ये लैपटॉप रखा हमारे सामने, हम बोला हाँ चलो चल जाओ, चल जाएगा क्या? नहीं, नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा, अपनी भाषा में देना पड़ेगा। तो उसको कंप्यूटर उस समय मशीनी भाषा का प्रयोग करता था। मशीनी भाषा मतलब ऐसी भाषा जो केवल 0 और 1 के फॉर्मेट पे होती है। अब 0 और 1 का फॉर्मेट है। अब मशीनी भाषा में जब हम कंप्यूटर में ए लिखते हैं तो कंप्यूटर ए नहीं समझता, कंप्यूटर को चाहिए इसके लिए एक बाइनरी 0 और 1 का फॉर्मेट। तो ये बाइनरी कन्वर्जन होगा कैसे? क्योंकि भाई अगर सब अलग अलग हिसाब से करने लग गए, सबके अपने अपने नियम बन गए, फिर तो अराजकता फैल जाएगी ना समाज में। तो अगर कंप्यूटर के लिए सबके अलग अलग नियम बन गए तो फिर कंप्यूटर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई हम तुम्हारा नियम मानेंगे, तुम्हारा नियम माने। तो क्या किया, एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। वो स्टैंडर्ड हम आगे समझेंगे, अभी केवल इसका नाम समझ पर सुन लीजिए, क्या है, आस्की कोड।
इस आस्की कोड ने क्या किया है, ए को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, कितनी वैल्यू होगी, वो बताया है। तो बाइनरी भाषा मतलब 0 और 1 की भाषा, कंप्यूटर केवल इसी को समझ रहा था पहली जनरेशन में। तो अब इसी को समझ रहा है, अब कितना मुश्किल हो जाएगा हम केवल बाइनरी भाषा लिखें। सोचिए हम आप लोगों को केवल आपके मोबाइल नंबर से याद रखें, बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक तो इतने सारे नंबर याद नहीं रख सकते, और अगर रख भी लिए, मान लीजिए शकुंतला देवी का दिमाग हुआ, रख लिया, लेकिन अगर एक डिजिट बदल गई तो फोन कहीं और लग जाएगा, आपको नहीं लगेगा फिर। इसलिए अगर एक डिजिट भी गलत हो जाएगी तो सब दूसरा हो जाएगा। तो ये बहुत मुश्किल टास्क था, इसलिए आम लोगों तक नहीं पहुंचा। ये वैज्ञानिक अनुप्रयोग तक ही इसका इस्तेमाल हुआ, वैज्ञानिक ही इसका इस्तेमाल कर रहे थे। भैया जिनने बनाया उन्हीं के सर पे आया, वो इसका इस्तेमाल कर रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पे एनिएक है, यूनिवैक है, मार्क 1 है, ये सब फर्स्ट जनरेशन के थे। अब इसकी कुछ विशेषताएं, अब जब इतना बड़ा मशीन है, इतनी बड़ी मैग्नेटिक ड्रम है, वैक्यूम ट्यूब है, तो इसमें एरर की संभावना ज्यादा है, गलती होने की संभावना ज्यादा है। दूसरा, भंडारण क्षमता है जो सीमित है। भंडारण क्या, डाटा, भंडारण नहीं, भंडारण, डाटा का स्टोरेज, स्टोरेज क्षमता सीमित है। ठीक है, मंद गति से इनपुट आउटपुट हो रहा है, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइस कीबोर्ड नहीं है, मॉनिटर नहीं है, हम क्या है पंच कार्ड में दे रहे हैं। तो पंच कार्ड तो छोटा सा पेपर जैसा होता था, डॉट डॉट करके बिट बिट स्टोर होती थी, कुछ बिट ही स्टोर कर पाएंगे, कहाँ बहुत सारा स्टोर कर। तो बहुत कम गति से हो रहा था, और हीट प्रोड्यूस हो रहा है। हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो एसी लगाना है, पता चला जितने की मशीन है उतनी की एसी भी लग गई, ठीक, तो जेब खाली हो गई। तो ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। उसके बाद आया सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ, विचारों में थोड़ा परिवर्तन, खुलापन आ गया। क्या खुलापन आ गया, एक तो समयकाल इसका 55 से लेकर 64 तक, ठीक है, 55 से 64 तक ये चल रहा है। अब क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब की जगह यहां पर प्रयोग होने लगे क्या, ट्रांजिस्टर। क्या प्रयोग होने लगा यहाँ पे, ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर से क्या फायदा होता थे, वैक्यूम ट्यूब की तुलना में थोड़े छोटे हैं, थोड़े छोटे हैं तो हल्के हैं, छोटे हैं, इसलिए कम विद्युत की खपत करेंगे। ठीक है, अब इनको मान लीजिए वैक्यूम ट्यूब हाथी है, ये मान लीजिए घोड़े हैं, तो हाथी ज्यादा खाएगा कि घोड़ा ज्यादा खाएगा, किसको पालने में ज्यादा खर्चा आएगा, हाथी को कि घोड़े में। भाई हाथी में ज्यादा खर्चा रहेगा, घोड़े में खर्चा कम रहेगा। तो क्यों, उसकी खाना खुराक कम है, जगह कम लगनी है, घर के अंदर ही बांध लो हॉल में। अब हाथी को कहाँ हॉल में रखेंगे, थोड़ा स्पेस चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, हल्के हैं, छोटे हैं, विद्युत खपत कम है, इसलिए कॉस्ट भी कम है। और यहां पर क्या हुआ था, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क है, इसका प्रयोग करने लग गए थे स्टोरेज में। मैग्नेटिक टेप समझते क्या होता है, कैसेट देखा बचपन में, जिसमें ऐसा पेन डाल के अपन ऐसा ऐसा घुमाते थे, सेट करते थे, वो पतली सी पन्नी गाने भरे होते थे, वही वही है मैग्नेटिक टेप। तो उसका प्रयोग होता था उसमें यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ जो स्पीड मिली सेकेंड लग रहा है, यहाँ पर माइक्रो में होने लगा। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, मतलब स्पीड और ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। अभी यहाँ पर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ही चल रहे हैं, नई भाषा का प्रयोग होने लगा, ये बड़ा अच्छा काम हुआ। क्या भाषा होने लगी, असेंबली भाषा। अब ये असेंबली भाषा क्या होती है, हम जब भाषाओं को पढ़ेंगे हम तब डिटेल में समझेंगे। अभी थोड़ा सा हम एक रफली आपको इतना समझा दें, ठीक है, कि मशीन भाषा क्या होती है, अपना असेंबली भाषा क्या होती है। असेंबली भाषा में कोड लिखना है अगर मान लीजिए, तो हमको कैसा, जैसे मान लीजिए हमको 2+2 लिख करना है, ठीक है, हमको क्या करना है, 2 धन 2 करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये 2 हमको कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि भैया ये 2 लो, ये वाला भी 2 लो, अब इनको जोड़ दो। तो निमोनिक कोड जब हम असेंबली भाषा में लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, हम लिखेंगे भैया मूव कराओ R1 में 2 को। तो ये जो पहला वाला 2 है ना, इसको R1 में रख दो। R1 क्या है, कल की क्लास में हमने चर्चा की थी, मेमोरी बफर रजिस्टर, जहां पर ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मूव कराओ R2 में ये बात, अच्छा इसको 3 कर ले रहे हैं ना, कंफ्यूजन नहीं रहेगा इस 3 को, तो ये 3 R2 में आ जाएगा। अब क्या करो भैया, अब ऐड कर दो, किसको, जो R1 में है और जो R2 में, दोनों को ऐड कर दो, और उसके बाद उनको मूव करा दो कहां पर, R3 में, और फिर डिस्प्ले करा दो, क्या करा दो, डिस्प्ले R3 में जो वैल्यू है। तो क्या आ जाएगा आंसर 5। इस प्रकार से तो ये जो लिखा गया है इसको बोलते हैं निमोनिक कोड, ठीक। ये कौन सा कोड है, ये है निमोनिक कोड। तो असेंबली भाषा में जो कोड लिखा जाता है निमोनिक कोड कहलाता है। हम और आगे चर्चा करेंगे इसकी, आगे क्या होता है वो आएगा बाद वाली क्लास, ठीक है। तो अभी क्या ध्यान रखना है कि दूसरी जनरेशन में क्या हो गया था, असेंबली भाषा का प्रयोग होने लग गया था, ठीक। अब ट्रांजिस्टर हल्के हैं, छोटे हैं, तो क्या हुआ, ताप में कमी आ गई। अब इतनी ज्यादा हीट तो प्रोड्यूस नहीं हो रही है भाई, घोड़ा हाथी पालते पालते घोड़े पे आ गए तो खुराक कम हो गई,
खर्चा कम हो गया, ठीक है, तीव्र भी है, तेज दौड़ता है, तो कंप्यूटर तेज चलेगा और विश्वसनीय है, ठीक है। तो ये था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। फिर आ गया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ले लो तो भैया कब से कब तक चल रहा है हमारा, 64 से लेकर 74 तक चल रहा है। यहाँ एक गजब का काम हुआ, क्या, आईसी बन गई। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। आईसी मतलब क्या होता था, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें एक सर्किट में एक छोटा सा ऐसा सर्किट बना रहेगा इस प्रकार का, तो बहुत सारे चिप यहाँ ऐसे ऐसे लगा दिए, बहुत सारे चिप, चिप मतलब बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगा दिए, ठीक है। इस चिप में, ये पूरी एक चिप है, इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगा दिए, तो क्या हुआ, साइज और छोटी हो गई। हम घोड़े की जगह अब काय पे आ गए, अब कुत्ते पे आ गए। कुत्ता पाल रहे हैं, लेकिन कुत्ता भी कौन सा, जर्मन शेफर्ड टाइप का हो गया, तो थोड़ा सा खर्चा कम तो हुआ, लेकिन हाँ सही हुआ, ठीक है। यहाँ पर जो है वो माइक्रो सेकंड की तुलना में क्या हुआ, नैनो सेकंड 10⁻⁻⁹, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो टाइम शेयरिंग सिस्टम होने लगा, टाइम शेयरिंग सिस्टम होने लगा। उससे फायदा क्या हुआ कि हम कई सारे प्रोग्राम एक साथ करने लग गए, ठीक है। और यहां जब टाइम शेयरिंग हुआ तो इसको बोला जाता है क्या, मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब कि बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ चलने लग गए। जैसे हमारा आज का कंप्यूटर है भाई, हम ये पीपीटी पे पीडीएफ पे आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम बाजू में गाना भी चला लेंगे तो चलता जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद हम फेसबुक भी खोल लें तो भी चल जाएगा, हम कुछ और भी चलाएं तो भी चल जाएगा। तो इतने सारे चीजें एक साथ चल रही हैं, क्या मतलब है उसका, कि ये मल्टी प्रोग्रामिंग है। मल्टी मतलब कई सारे, और प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम जो कंप्यूटर पे चलते हैं, तो बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ चल सकते थे। ये खासियत थी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, ठीक। और एक चीज यहां पर क्या हुई थी, इनपुट आउटपुट को नियंत्रित कर लिया था। नियंत्रित कर लिया था मतलब अब हम जब चाहें जैसा चाहें इनपुट आउटपुट दे सकते थे, बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो ये जो था, ये क्या था, किसकी बदले हो रहा था ये, एक तो हमारा कीबोर्ड, ठीक है, और दूसरा जिससे हम आउटपुट लेते हैं, क्या, मॉनिटर। तो कीबोर्ड मॉनिटर वगैरह क्या है, यहां तीसरी पीढ़ी में धुआंधार चलने लग गए थे। तो यहां से जो है सिस्टम थोड़े से बेहतर होने लगे और लोगों के यूज में आने लग गए, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से नहीं आए हैं, ठीक। तो इसमें है, अब यहीं पर जो है वो रैम का भी आविष्कार हो गया। रैम जानते हैं हम, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट अगर करना है तो रैम में ही होना है, तो रैम है। अब ये जो मल्टी प्रोग्रामिंग है ना, ये रैम की वजह से ही हुआ, ठीक है। कैसे हुआ कि मान लीजिए कि ये हमारी रैम है और इस प्रकार से रैम बनी होती है, बहुत छोटे छोटे से ब्लॉक होते हैं और हर एक ब्लॉक को सेल कहा जाता है, ठीक है। अब डिग्री मल्टी प्रोग्राम का मतलब एक से ज्यादा प्रोग्राम। मान लीजिए कि हम पीपीटी बना रहे हैं, ठीक है, तो पीपीटी बना रहे हैं, तो पीपीटी मान लो यहाँ पर रन हो रही है, ठीक है। हम गाना सुन रहे हैं तो यहाँ पर रन हो रहा है, हम कुछ और काम कर रहे हैं तो यहाँ पर रन हो रहा है। तो रैम के आने की वजह से मल्टी प्रोग्रामिंग हो गई और हम बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ चलाने लगे। तो ये था हमारा तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। इसका एग्जाम्पल ये लिखे हुए हैं, आईबीएम सिस्टम के हैं, पीडीपी 1100, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में मिल जाएगा आपको पीडीपी, पीडीपी 11 यहाँ है, पीडीपी 8 वहां है, ठीक है। नेक्स्ट आया चौथी जनरेशन, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर। अब चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में बहुत बड़ा एक आविष्कार हुआ, क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक। माइक्रो प्रोसेसर, अब माइक्रो प्रोसेसर से क्या दुनिया बदल गई साहब, ऐसा क्या हो गया इस माइक्रो प्रोसेसर, इस माइक्रो प्रोसेसर से क्रांतिकारी परिवर्तन ये हुआ कि यहां पर माइक्रो कंप्यूटर बनने लगे, माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो हम और आप इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम पीसी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर की वजह से हुआ। क्यों, क्योंकि एक मदरबोर्ड है, एक सर्किट है, उसमें बहुत सारे आईसी हमने लगा दिए। तो जब बहुत सारे आईसी हमने लगा दिए तो कंप्यूटर की स्पीड धुआंधार हो गई और साइज बहुत छोटी हो गई। माइक मदरबोर्ड कितना होता है, एक 1x1 का, मान लीजिए आप डेस्कटॉप हमारा कंप्यूटर कितने का होगा, 1 फुट बाई 1 फुट। तो ये क्या हुआ, हम डेस्क पे रखने लगे, इसलिए इसको डेस्कटॉप बोलते थे। हम निजी कंप्यूटर की तरह इसका इस्तेमाल करने लगे, इसको इसलिए इसको पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। तो इस प्रकार से इनका नाम दिया गया। और इसमें क्या आया, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब एक सिंगल चिप में बहुत सारी चिप हमने लगा दिया, तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। यहां पर एक छोटी सी चीज इसका रह गया थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में क्या था, यहां पर एसएसआई और एमएसआई। एसएसआई का मतलब क्या है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन,
ठीक, स्मॉल स्केल। और एमएसआई का मतलब क्या है? मीडियम, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक, और यहां पे एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इनके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो आईसी बन गया भैया, माइक्रो प्रोसेसर बन गया। अब लगे हाथ यहां इन दोनों के आविष्कार करता और देख लो। तो आईसी किसने बनाया था? आईसी बनाया था जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई ने। किसने? जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई, रॉबर्ट नोई, ये बनाया था आईसी, मतलब आईसी बनाया था इन दोनों ने। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर इंपॉर्टेंट है, माइक्रो प्रोसेसर को हमको ध्यान रखना है कि माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर बनाया था इंटेल कंपनी ने, इंटेल कंपनी ने। ठीक है, और इंटेल कंपनी में भी वैज्ञानिक थे टेड हॉफ। ठीक, टेड हॉफ। पूछा जाता है पहला माइक्रो प्रोसेसर, तो पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल का ही था, और नाम क्या था? 4004। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इंटेल का था, 4004 1970 में बना था, इंटेल कंपनी ने बनाया। वैज्ञानिक का नाम अगर पूछ लिया जाए तो टेड हॉफ। ठीक है, इसको हमको ध्यान रखना है। और इसके आने से क्या हुआ था? इसके आने से माइक्रो कंप्यूटर बनने लग गए थे चौथी पीढ़ी में, और ये वो कंप्यूटर हैं जो घर घर पहुंच गए थे। ठीक, तो माइक्रो कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर थे जो माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित थे, हर जगह इनका इस्तेमाल होने लग गया था। और यहां पर एक चीज और हुई थी, क्या? कि भिन्न भिन्न हार्डवेयर बनने लग गए भाई। सीपीयू कहीं बढ़ रहा है, रैम कहीं बढ़ रही है, और उसके बाद मॉनिटर कहीं बढ़ रहा है, कीबोर्ड कहीं बढ़ रहा है, माउस कहीं बढ़ रहा है। तो आदमी अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार, अपने अपने ब्रांड का, अपनी अपनी कीमत के अनुसार कंप्यूटर को असेंबल करा सकते थे। ये यहां सबसे बड़ा फायदा हुआ। ठीक है, अब ये जो कंप्यूटर थे माई चौथी पीढ़ी के, ये मल्टीटास्किंग कंप्यूटर थे। ये क्या बोला है भाई? ये वही है जो हमने मल्टी प्रोग्रामिंग समझा था। ठीक है, इसको उसी में देखें, तो बहुत सारे टास्क एक साथ कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो है वो सिंगल यूजर भी तो थे। इसका क्या मतलब होता है सिंगल यूजर? शब्द का पोस्टमार्टम करो, शब्द खुद चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि हम कौन हैं। कौन है ये? एक तो सिंगल है, सिंगल तो भैया सभी है, क्या बताएं। और यूजर, यूजर मतलब उपयोगकर्ता। तो सिंगल यूजर मतलब ऐसा कंप्यूटर जिसको एक बार में एक ही यूजर यूज कर पाएगा। जैसे कि हमारे आपके कंप्यूटर होते हैं भाई, जब तक हम चला रहे हैं कोई और आके तो बैठ के चला नहीं सकता इसको। ठीक, जब हम इसको छोड़ेंगे, हम उठ जाएंगे, तब कोई दूसरा आदमी आके बैठेगा और तब इसको चला पाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग, सिंगल यूजर सिस्टम। ठीक है, अब यहीं पर देखेंगे तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हो गया था। क्या? डॉस बन गया था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज बन गए थे। ठीक, यूनिक्स बन गया था, एप्पल के भी ओएस बन गए थे। तो ये सारी चीजें बन गई थी। यहीं पर इंटरनेट का प्रयोग भी होने लग गया था। ठीक है, तो आप देखोगे कि लैन वैन मैन, ये सब कुछ यहां हो गए थे। तो इंटरनेट का उपयोग होने लगा। तो सब कुछ परिवर्तन जो ब्रॉड लेवल पे आया वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में ही आया था। ठीक है, यहीं पर क्या हुआ था? एक प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग होने लगा था, सी भाषा का प्रयोग होने लगा था। ठीक है, ये कंप्यूटर की भाषा है, इसको आगे पढ़ेंगे। और थर्ड जनरेशन में क्या हुआ था? थर्ड जनरेशन में कुछ और कंप्यूटर की भाषाएं थी, जैसे कि कोबोल, फोर्ट्रैन, ये सब का प्रयोग होने लग गया था। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सा था? मशीन भाषा थी, विशुद्ध रूप से कंप्यूटर की भाषा। दूसरी में क्या थी? असेंबली भाषा थी। तीसरी में क्या है? हाई लेवल कंप्यूटर भाषा या उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा आ गई थी। पहली भाषा जो थी वो फोर्ट्रैन थी, तो फोर्ट्रैन कोबोल थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में सी आ गई थी, सी प्लस प्लस, जावा, और फिर बहुत सारी है, बहुत सारी आ गई थी। ठीक, तो ये था हमारी फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। नेक्स्ट सबसे बाद में क्या आया था? फिफ्थ जनरेशन, और जो चल रहा है अब तक। इसमें क्या होता है? इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज मतलब, अगर हम वेरी लार्ज की बात करें तो वेरी लार्ज का मतलब था कि जहां ऐसा कंप्यूटर जहां पर लाखों आईसीज जो हैं वो एक सर्किट में लगा दी गई थी। तो वो कौन सा था? वो था वेरी
VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लेकिन यहां पर क्या हुआ, करोड़ों की संख्या में चिप लगा दी, इतनी सी मदरबोर्ड में करोड़ों की संख्या में चिप हमने ठूस दी, तो उससे क्या हो गया, उससे कंप्यूटर की स्पीड एकदम हवा में, साहब बिल्कुल हवा से बातें कर रहा है हमारा कंप्यूटर। तो वो था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और यहां पर क्या चीजें होने लगी थी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, पोर्टेबल कंप्यूटर, डाटा माइनिंग, यहीं पे लिख लो अगर आप तो, क्या डाटा माइनिंग, ठीक है, बिग डाटा, डाटा एनालिसिस, ये सारी चीजें, इमेज रिकॉग्निशन, ये सब का सब जो है वो यहां होने लग गया था। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, ठीक। और यहां पर क्या है, ऑप्टिकल डिस्क वगैरह, ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है हमारा, CD, DVD, ठीक है, उसके बाद SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, वर्तमान में यही चल रही है खूब ज्यादा। तो इन सब का प्रयोग होने लग गया, तो इनसे क्या हुआ, कंप्यूटर बहुत ज्यादा फास्ट होने लगा। ठीक। आप हमको बताएं AI क्या होता है और डाटा माइनिंग क्या होता है, ठीक, फिर अपन इसके आगे चर्चा करेंगे। AI क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शब्द का पोस्टमार्टम करें, शब्द खुद बता रहा है, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब क्या, हाँ, जो हम लेके पैदा होते हैं, क्या लेके पैदा होते हैं, दिमाग, बुद्धि। तो हमारी बुद्धि जो है वो क्या है, वो प्राकृतिक रूप से हमको मिली है। का मशीन में ऐसा नहीं होता, मशीन में प्राकृतिक रूप से बुद्धि नहीं मिली, तो हम क्या करते हैं, हम कृत्रिम रूप से उनको बुद्धिमान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और यही कहलाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ हद तक हम सफल हो चुके हैं, कुछ हद तक और होना बाकी है। जैसे इमोशंस के लेवल पे अभी हम मशीनों को नहीं दे पाए, इमोशंस नहीं समझती, लेकिन हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ तो समझने लगे हैं। जैसे कि ऑटोमेटिक या जो ऑटो कट मशीन होती है, उनको देख लीजिए, गीजर, अगर पानी गर्म हो गया तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। मतलब हमने उसको इतना बुद्धिमान तो बना दिया कि भैया अगर तुम गर्म हो रहे हो तो बंद हो जाओ, ठीक है, अगर पानी पूरा गर्म हो गया तो बंद हो जाएगा। ये वॉशिंग मशीन ऑटो कट होती है, ठीक है। और अब तो ये भी है कि भाई अगर लाइट चली गई तो मशीन अपने आप वहीं से रिज्यूम हो जाएगी। तो ये क्या है, ये इंटेलिजेंस ही है कि हमने मशीन को इतना तो बता दिया कि भैया तुम्हारा टास्क हो गया, बंद हो जाओ। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। डाटा माइनिंग क्या होता है, माइनिंग मतलब खोद के निकालना, खनिज जिसके माइन करते हैं ना, माइंस होती हैं, खनिज निकालते हैं खोद के, वैसे डाटा को खोज के निकालना। इसमें क्या होता है, इसमें डाटा को निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, आपके ऊपर बम्बार्डिंग करके। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चीज सर्च किया, आपने इंटरनेट पर सर्च किया किसी ब्रांड के जूते। अब उस ब्रांड के जूते आपने सर्च किए तो क्या होगा, जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं आपकी, हर जगह है उस ब्रांड के जूते की एड आपको देखने लगेगी। होता होगा, आप लोगों ने फील किया होगा, ठीक। आप चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, जहां देखो वही चीजें देखने लगेंगी आपको। तो ये क्या होता है, ये डाटा माइनिंग है। उसने कुरेद कुरेद के आपका डाटा निकाला, उसको पता चला कि यहाँ इस सेक्टर में या इस जगह आपको रुचि है, और वो बम्बार्डिंग करने लगा। तो क्या करेंगे आप, अच्छा लगते लगते कोई प्रोडक्ट अच्छा लग जाएगा और आप उसको खरीद लोगे, ठीक। बिल्कुल वैसी वाली बात है जैसे कॉलेज में होता था। कॉलेज में क्या करते थे भाई, अपन आपस में दोस्त लोग, जो लड़के लोग होते हैं, शायद लड़कियां भी करती हों, उतना जानकारी है नहीं है, लेकिन लड़कों के साथ तो ऐसा ही होता है कि क्या है, 4 लोगों के ग्रुप ने एक एक लड़की पसंद कर, अब क्या होते हैं, अब उसके दोस्त लोग उस लड़की का नाम से उसको चढ़ाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो उस चढ़ाने की प्रक्रिया में क्या होता है, ना चाहते हुए उस लड़की से प्यार होने, है ना। क्यों, क्योंकि दिन रात उसी उसी की बातें, उसी की खूबियां बताई जा रही हैं, देख भाई वो देख रही है, उसने तुम्हारे बारे में पूछा, उसने ऐसा, उसने वैसा, हो जाता है, ठीक। कईयों को हुआ होगा, तो हो जाता है। तो ये है, ऐसे ही डाटा माइनिंग का प्रयोग करके चीजों को, प्रोडक्ट को बेचा जाता है। रोबोटिक्स आपको पता है, रोबोट बनाना है, मशीन लर्निंग, मशीन के माध्यम से मशीन को सिखाना है। जैसे हमने चिट्टी मूवी में, चिट्टी नहीं, वो कौन सी रजनीकांत की मूवी आई थी ना, चिट्टी रोबोट था जिसमें, तो एक मशीन दूसरे मशीन बना लेती है। तो वो है पोर्टेबल पीसी, ऐसे कंप्यूटर जिनको हम फोल्ड करके अपने साथ ले जा सकते, लैपटॉप वगैरह मान लीजिए। तो ये थे कंप्यूटर की जनरेशन, ठीक है। इस प्रकार कंप्यूटर की जनरेशन यहां तक पहुंचे। और एक कंप्यूटर अब नया जो है रिसर्च फेज में है, ये है क्वांटम कंप्यूटर। अभी तक जितने भी कंप्यूटर हैं वो काय पे काम करते हैं, वो सारे के सारे काम करते हैं बिट पर, 0 और 1। क्वांटम कंप्यूटर इस प्रकार का कंप्यूटर है जो 0 और 1 एक बार में दोनों के ही रूप में काम कर सकता है। कैसे,
उस समय बिट या तो 0 हो सकती है, 1 भी हो सकती है। वर्तमान कंप्यूटर क्या है, या तो 0 होंगे या 1 होगा। जैसे कि बिजली का बल्ब है, या तो जलेगा या बंद हो जाएगा, बीच का कोई ऑप्शन नहीं। अपन स्विच बीच में अपन अटकाते भी थे ना बचपन में, तो वो बंद ही रहता है। अपन भले बीच में स्विच को रोक देते हैं, लेकिन वो या तो चालू हो जाएगा या बंद हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि बल्ब बंद भी है चालू भी है। एक समय पे ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती, और की कंडीशन है, ठीक है। तो या तो चालू हो जाएगा या बंद हो जाएगा। यहां पर जो है क्वांटम कंप्यूटर में ऐसा कंप्यूटर है जो 0 और 1 एक समय में दोनों ही रहेगा। और ये 0 और 1 जब दोनों एक साथ रहेगा तो इसको बोला जाता है क्यूबिट। ठीक है, हिंदी में कैसा लिखेंगे, ऐसा। तो ये तो है केवल बिट, केवल बिट। और ये क्या रहेगा, ये रहेगा क्यूबिट, 0 और 1 के बीच में कहीं रहेगा। ये है क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम फिजिक्स की तरह इसको बनाया जा रहा है। ठीक, तो ये थे कंप्यूटर की जनरेशन। हमने समझा कि कंप्यूटर किस प्रकार से हमने उसको पहली पीढ़ी से लेके दूसरी पीढ़ी तक और पांचवी पीढ़ी तक कंप्यूटर बना, और किस प्रकार से हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे के सारे एमसीक्यू में आएंगे। ठीक है, फिर कंप्यूटर को किस प्रकार से हमने बांटा था, कंप्यूटर को उसकी साइज के आधार पर बांटा, और साइज के आधार पर हमने उसको कितने में बांट दिया, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके बाद एक और होता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर कैसे कंप्यूटर है, ऐसे वाले लिखा है इधर। तो माइक्रो कंप्यूटर कौन सी में थे, अभी हम पढ़ कर आए, 4th जनरेशन कंप्यूटर थे। माइक्रो कंप्यूटर क्यों बोलते थे, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित होते थे। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हो गया था चौथी पीढ़ी में। किसने किया था, इंटेल कंपनी ने। वैज्ञानिक का नाम बिल्कुल सही, टेड हॉक, बहुत बढ़िया। और पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004, बहुत सही, बहुत अच्छा। ठीक, तो ये थे माइक्रो कंप्यूटर। अब ये जो है एक सिंगल चिप पर आधारित थे। मदरबोर्ड जैसी थी, उसमें बहुत सारी आईसी लगा दी गई थी। तो सिंगल चिप पर आधारित होने के कारण इनको कंप्यूटर ऑन आ चिप भी कहा जाता था। कंप्यूटर ऑन आ चिप था। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के डिजाइन पर आधारित थे। इतने छोटे होते थे कि इन्हें डेस्क पर सरलता पूर्वक रख सकते थे, इसलिए तो डेस्कटॉप बोलते थे, इसलिए बोलते थे। और पर्सनल कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल करते थे, निजी कंप्यूटर, इसलिए पीसी बोलते थे। ठीक है, अब क्या था, कीबोर्ड था और आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर भी था। तो इनपुट डिवाइस भी थी, आउटपुट डिवाइस भी थी, तो कंट्रोल कर सकते थे। और इनकी स्पीड, तो जितने भी कंप्यूटर हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रो कंप्यूटर, सबकी स्पीड होती है MIPS, क्या, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, लाख इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है, 1 लाख। अब ये कितने मिलियन है कितने लाख है ये तो वेरी कर सकता है, लेकिन राउंड फिगर में लाख इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है, इनका उपयोग हम अपने घरेलू काम में कहीं पे भी कैसे भी कर सकते हैं। तो ये है हमारे माइक्रो कंप्यूटर। ठीक, पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, तो पहले माइक्रो कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो वो था ऑल्टेयर। ठीक है, ऑल्टेयर 8800। ठीक, ये था हमारा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर, ऑल्टेयर 8800। MITS ने इसको बनाया था। ठीक है, MITS ने बनाया था 1974 में। सन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रफली याद रखें, नाम इसका याद रखना है। कंप्यूटर ऑन अ चिप किसको बोलते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर जो है वो सिंगल यूजर थे, हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। सिंगल यूजर ही थे, एक बार में एक ही यूजर इनका प्रयोग कर पा रहा है। ये कंप्यूटर थे माइक्रो कंप्यूटर। फिर आए हमारे मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर कौन से थे, तो ऐसे कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो क्षमता में बड़े होंगे किससे, माइक्रो कंप्यूटर से, वो कहलाते हैं मिनी कंप्यूटर। और मिनी कंप्यूटर क्षमता में छोटे होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक, तो ऐसे कंप्यूटर जो माइक्रो और मेन फ्रेम के बीच में होते हैं, इसलिए इनको मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, माइक्रो की तुलना में बड़े होंगे और लेकिन मेन फ्रेम की तुलना में छोटे होंगे। तो एक तरफ माइक्रो, एक तरफ मेन फ्रेम, बीच में मिड में मिनी कंप्यूटर, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, मिड रेंज कंप्यूटर। एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो K202 RS600 ये नाम रखे हैं, अपन ने इस्तेमाल किए, कभी सुना कभी नहीं सुना, क्यों, क्योंकि हमारे इस्तेमाल के है ही नहीं है। तो इसके इस्तेमाल के हैं कंपनी के। तो छोटी छोटी कंपनी वगैरह जो होंगी वो इनका इस्तेमाल करती हैं, अपन इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है,
छोटी कंपनियों या फर्मों के द्वारा इनका इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग विभागों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो डाटा प्रोसेसिंग वगैरह में फायदेमंद होते हैं। 5 से 50 गुना तक अधिक गति से कार्य कर सकते। अच्छी बात है भैया, करन दो। मल्टी यूजर होते हैं, ये ध्यान रखना। मल्टी यूजर, मल्टी और यूजर, बहुत सारे उपयोगकर्ता। बहुत सारे उपयोगकर्ता कैसे करते होंगे? तो इसमें हम कई सारी डिवाइस लगा सकते हैं और अलग अलग डिवाइस लगाकर अलग अलग व्यक्ति काम कर सकते हैं। इसलिए ये जो है वो मल्टी यूजर होते हैं। आगे मेन फ्रेम आएगा, वो भी मल्टी यूजर। क्लियर है? कोई डाउट, कोई शंका किसी भी प्रकार की हो तो बता दो। ठीक, बाकी जब हम लाइव क्लास करेंगे तो शंकाओं का समाधान तो होगा ही। अभी कुछ हो तो बताएं, चर्चा करेंगे। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जो उनसे भी बड़े हैं। किनसे? मिनी से। ठीक है, आकार में बड़े होते हैं। अब जब बड़ा होगा भैया तो महंगे तो होंगे ही। कुत्ता खरीद के लाओ, घोड़ा खरीद के लाओ और हाथी खरीद लाओ, आए गई, रख रखाव में भी सब। ठीक, तो इनसे अलग होते हैं और ये भी जो है वो मल्टी यूजर होते हैं। मल्टी यूजर का मतलब समझ गए? ठीक है, आईबीएम ये इस प्रकार के ये हैं जो हमारे क्या है, वो सारे के सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर है। इनका प्रयोग भी अपन नहीं करते साहब, वही करते हैं कौन? कंपनी जिनने बनाई। ठीक है, उसके बाद है ये वाला सॉलिड कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। भैया सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ी बात तो होते कौन है? ऐसे कंप्यूटर जिनकी स्पीड ना धुआंधार होती है, मतलब क्या ही कहने, धड़ाधड़ एकदम, मतलब जादू हो गया कैलकुलेशन, ऐसे कंप्यूटर। अब इतनी ज्यादा स्पीड होती है, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है कहाँ? वैज्ञानिक अनुसंधान में, अंतरिक्ष विज्ञान में। अंतरिक्ष में हमने मंगल ग्रह पे कुछ भेजा, वो हमको कुछ साउंड भेज रहा है। अब जिस स्पीड से, जितनी फ्रिक्वेंसी से वो साउंड भेज रहा है, उतनी फ्रिक्वेंसी से ही हमको प्राप्त होना चाहिए ना, तभी तो हम उसको कैच कर पाए। पता चला वो ओ कर रहा है, अपन को हो सुनाई दे रहा है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो जितनी फ्रिक्वेंसी पे, जितने डेसिबल में वहां साउंड है, उतनी में ही हमको यहाँ चाहिए। उसके लिए चाहिए क्या है? धुआंधार परफॉर्मेंस वाला कंप्यूटर। अंतरिक्ष विज्ञान के अलावा जो मौसम विज्ञान है, जैसे तूफान आ रहा है। अब जब तूफान आ रहा है, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा आ रही है अपने तरफ, तो हमको ऐसा कंप्यूटर चाहिए ना जो हवाओं से पहले हमको जानकारी दे दे। अब हमारा कंप्यूटर तो क्या है, वो गोला ही घूम रहा है। अब तूफान आया, आके चला गया, तब कंप्यूटर ने बताया कि हाँ तूफान आने वाला था। तब तो अपन खुद कंप्यूटर को बता दें कि हाँ आया था, और उड़ गई हमारी, तुम भी उड़ गई थी, पकड़ के लेकर आए ढूंढ के। ठीक, तो ये ऐसे अपने कंप्यूटर तो कर नहीं सकते, इसलिए क्या चाहिए था हमको? इसलिए चाहिए था हाई इंटरनेट स्पीड, हाई प्रोसेसिंग स्पीड का कंप्यूटर। वो होते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की स्पीड नापी जाती है काय में? फ्लॉप में। FLOPS, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। क्या होता है इसका मतलब? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, 10⁻⁻15 के अप्रोक्स ये होता है। ठीक, तो ये है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अब लेकिन हम किस कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर माने? ठीक है, तो एक तय होनी चाहिए ना कि भाई किस कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर मानेंगे। तो वो पैरामीटर क्या है? ऐसे सभी कंप्यूटर जिनकी स्पीड 500 मेगा फ्लॉप से ज्यादा होगी, वो सुपर कंप्यूटर माना जाए। ठीक, तो ऐसे सभी कंप्यूटर जिनकी स्पीड 500 मेगा फ्लॉप से ज्यादा हो जाएगी, उसको हम सुपर कंप्यूटर मानेंगे। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर में क्या हो गया? दो डिफरेंस हो गए। एक तो क्या कि ये इसकी स्पीड काय में नापी जाती है? फ्लॉप में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, और जो 500 मेगा फ्लॉप से जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, उसको हम सुपर कंप्यूटर मानेंगे। दूसरा, हमारे जो कंप्यूटर हैं वो सीरियल प्रोसेसिंग पे काम करते हैं, जबकि सुपर कंप्यूटर जो है वो पैरेलल प्रोसेसिंग पे काम करता है। अब ये क्या बोला है पैरेलल प्रोसेसिंग? देखिए, सीरियल प्रोसेसिंग क्या होती है? एक के बाद एक काम करना। ठीक है, आप सुबह उठे, आपने पहले चाय बनाई, चाय पी, फिर आपने सब्जी बनाई, फिर आपने रोटी बनाई, फिर आपने खाना खाया। ठीक है, इतने में कुछ टाइम लगा होगा। मान लीजिए आप सुबह उठे, आपने सबसे पहले चाय चढ़ाई, ठीक है, और दूसरी तरफ आपने सब्जी चढ़ा दी। ठीक है, चाय पी आपने, चाय पीते ही जब तक सब्जी बन गई आपकी, उसके बाद फटाफट आपने रोटी बना ली। ठीक, अब रोटी बना ली, उसके बाद आप रोटी बनती जा रही है, आप खाते भी जा रहे, तो टाइम किस में ज्यादा लगेगा? जो काम एक के बाद एक हो रहे थे,
और कम किस में लगेगा, जो एक साथ हो रहे हैं। तो एक साथ जो काम हो रहे हैं उन्हीं को बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग, और जो एक के बाद एक हो रहे थे वो कहलाते हैं सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस में हो रहा है, पहले एक टास्क कंप्लीट होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, एंड सो ऑन। पैरेलल में क्या हो रहा था, चार काम एक साथ आपने फंसा लिए, यहां ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। तो स्पीड किस में ज्यादा रहेगी, जिसमें बहुत सारे एक साथ चल रहे हैं, है ना। तो ऐसे कंप्यूटर जो है वो सुपर कंप्यूटर कहलाते थे, जिनमें पैरेलल प्रोसेसिंग होती थी, इसलिए इनमें स्पीड बहुत ज्यादा होती है दूसरों की तुलना में। ठीक है, अब वही उपयोग कहां, तो मौसम संबंधी भविष्यवाणी में, अंतरिक्ष विज्ञान में, रॉकेटिंग में, परमाणु में, प्लाज्मा भौतिकी मतलब प्लाज्मा फिजिक्स वगैरह में यहां इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ फैक्ट हमको देखने हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। एक तो कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, फिर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, फिर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, फिर भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। तो ये कुछ चीजें देखनी है। तो पहले देखते हैं अपन विश्व के बारे में। तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, अब देखिए पहला सुपर कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं विश्व में, तो यहां पर दो नाम आते हैं। तो पहला एक जो हमने बनाया, लेकिन वो बेचारा सफल नहीं हो पाया। अब जब सफल नहीं हो पाया तो फिर क्या करें, उसका नाम अपन सुनते ही नहीं है। तो वो था CDC 6600। ठीक है, ये सफल नहीं हुआ, तो इसका नाम कहीं अतीत में खो गया। सफल जो हुआ वो कौन सा था, CRAY, क्रे 1, नाम सुना होगा अपन। ठीक है, किसने बनाया था, तो सैमर क्रे इसने बनाया था। कंपनी का नाम पूछा जाए तो क्या था, क्रे रिसर्च कंपनी, क्रे रिसर्च कंपनी, इसने बनाया था विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। ठीक, 1970s के आसपास की बात है, 1974 शायद आसपास था है। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। तो ये था पहला सुपर कंप्यूटर विश्व का। सबसे तेज भी अपन यही देख लेते हैं, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा। तो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है अब वर्तमान में फ्रंटियर, फ्रंटियर किसका है, अमेरिका। ठीक है, और 2022 में कौन सा था, तो 22 में था फुगाकू, ये जापान का था, फुगाकू था जापान का। ठीक, हेक्साफ्लॉप में इसकी स्पीड है, हेक्साफ्लॉप्स में, हेक्सा मतलब होता है 10⁻6। ठीक, फ्लॉप्स, इतनी ज्यादा स्पीड। उसके बाद भारत, तो भारत का जो है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, पहले तो भारत का पहला कंप्यूटर, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम। बहुत सही, ये नाम तो फेमस है, परम, परम 8000। ठीक है, बनाया किसने था, बनाया था सीडेक ने। सीडेक कहाँ का, पुणे का। सीडेक एक संस्था है, ट्रेनिंग वगैरह भी देती है, कंप्यूटर से संबंधित कार्य भी करती है, कंप्यूटर वगैरह भी बनाती है। तो इसने बनाया था पुणे ने। अब भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसको माना जाता है, तो जब ये सीडेक पुणे में सुपर कंप्यूटर बन रहा था, तब इसी कंपनी में यहीं पर निदेशक जो थे वही थे भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक। कौन, डॉक्टर, बताइए, विजय पांडुरंग भाटकर। कौन थे, डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर। ये वो व्यक्ति हैं जिनको भारत के सुपर कंप्यूटर की संज्ञा, भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक माना जाता है। तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, इनकी टीम के द्वारा। क्या नाम है इनका, डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर। और पहला कौन सा कंप्यूटर है, ठीक, तो ये। अब इसके बाद भारत का सबसे तेज, तो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। देखिए ये नाम जो है ना सबसे तेज वाले, ये डायनेमिक डाटा है, ये बदलता रहेगा। तो वर्तमान में जो है वो परम सिद्धि है। ठीक, हो सकता है जब आप कभी बाद में भविष्य में ये देखें तो ये डाटा बदल जाए। ठीक है, तो अभी जो है वो परम सिद्धि है, 2023 तक हमारा जो चल रहा है। उसके बाद क्या होगा वो आप एग्जाम के टाइम पे देख लीजिएगा, चेक कर लीजिए। ठीक, तो ये है भारत का
पहला सुपर कंप्यूटर और ये है परम सिद्धि सबसे तेज। इसके अलावा भारत के कुछ और भी सुपर कंप्यूटर हैं जिनका नाम हमको याद रखना है, ठीक, और किन्ने बनाया ये भी याद रखना है। तो एक तो है कौन सा, अनुपम। अनुपम भी सुपर कंप्यूटर है और अनुपम की पूरी सीरीज है, ठीक है। जैसे परम की सीरीज है, परम 8000 हुआ, परम सिद्धि हुआ, परम तेजस है, परम सागा है, तो ऐसे ही अनुपम सीरीज है। तो अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर किसने बनाए हैं, बार्क ने बनाए हैं। बार्क बोले तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक, ये बार्क है। तो बार्क ने अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर बनाए। फिर ऐसे ही है एक कौन सा, परम सीरीज के, परम कौन सा, यही वाला परम, ये किसने बनाए हैं, ये बनाए हैं सीडेक ने। तो परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर किसने बनाए, सीडेक ने बनाए। एक है पेस, PACE, तो पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर किसने बनाए हैं, डिफेंस रिसर्च DRDO ने, ठीक। तो ये हमको ध्यान रखना है कि अनुपम सीरीज के किसने बनाए हैं, बार्क ने बनाए हैं, परम सीरीज के किसने बनाए हैं, सीडेक ने बनाए हैं, और पेस सुपर कंप्यूटर जो है वो DRDO ने बनाया है। इसके अलावा और भी सुपर कंप्यूटर है हमारे यहाँ पे। एक है फ्लो सॉल्वर, ठीक, ये NAL ने बनाया है। उसके बाद एक है प्रत्युष, ठीक है, ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है उसने बनाया है। फिर मेहर भी है, ठीक, कहानी घर घर की में था ना शायद, कहानी घर घर की में मेहर, जहां पे भी हो, ये सुपर कंप्यूटर, ये वो वाला मेहर नहीं है, ये सुपर, ठीक। तो ये है भारत के कुछ सुपर कंप्यूटर, ठीक। अब एक टॉपिक और है हमारा कि कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी के आधार पर कंप्यूटर को तीन भागों में और बांट देते हैं। एक है डिजिटल कंप्यूटर और एक है एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो गणनाएं करते हैं, क्या प्रोसेस करते हैं, 0 और 1 के आधार पर। जितनी भी प्रोसेसिंग होगी वो सब 0 और 1 के आधार पर। अब 0 और 1 के आधार पर जब प्रोसेसिंग हो रही है तो 0101 आप कितना भी पास लिखें, बीच में कुछ ना कुछ गैप तो छूट ही जाएगा, ठीक। इसलिए ये जो डाटा है ये होता है डिसकंटिन्यूअस, मतलब असतत, ठीक, रेगुलर नहीं होता क्योंकि बीच में गैप छूट जाएगा। तो डिजिटल कंप्यूटर में जो है प्रोसेस होगी वो असतत प्रोसेस होगी, ठीक है, और पूरा का पूरा बाइनरी सिस्टम पर काम करता है, ठीक। जैसे कि डिजिटल घड़ी वगैरह हो गया और भी जो सब चीजें आती हैं जहां पे डिजिट देखेगी आप। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो साइन वेव पर आधारित होते हैं, या यूं कहें कि भौतिक मात्रा को इनपुट के रूप में लेते हैं। भौतिक मात्रा, भौतिक मात्रा मतलब ताप हो गया, दाब हो गया, और लीटर क्वांटिटी हो गई, इन सब को जो माप रहे हैं वो कहलाते हैं एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। अब जब ये है तो ये तो कैसा रहेगा, सतत ही रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर है तो या तो बढ़ेगा या घटेगा, बीच में ब्रेक तो नहीं होगा, है ना। और दूरी है तो या तो कम होगी या ज्यादा होगी, बीच में टूटेगी तो नहीं, है ना। तो ये क्या है, ये सतत प्रोसेस होती रहेगी। तो ऐसे कंप्यूटर जो इसको इनपुट के रूप में लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। जैसे कि पेट्रोल पंप में आप पेट्रोल भरा रहे हो, तो जो टंकी से जो टैंक होगा वहां से पेट्रोल आपकी गाड़ी के टैंक तक आ रहा है, तो वो क्या है, वो भौतिक मात्रा है, पेट्रोल आ रहा है, फ्लो में आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो एनालॉग, उसको जो मेजर करेगा वो एनालॉग कंप्यूटर। लेकिन हमको जो दिखता है वो तो डिजिट में दिखता है, कितने लीटर हो गया और कितना पैसा हो गया। तो क्या हुआ, ये मशीन किस प्रकार से काम कर रही है, इनपुट के रूप में ले रही है वो डायरेक्ट सीधा भौतिक मात्रा को, और आउटपुट के रूप में क्या दे रही है, आउटपुट के रूप में डिजिट के रूप में दे रही है, अंकों के रूप में दे रही है। मतलब ये एनालॉग और डिजिटल दोनों हो गए। तो ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों होते हैं उनको बोला जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक, जो डिजिटल और एनालॉग का मिश्रित रूप होते हैं, ठीक है। इसमें इनपुट और आउटपुट एनालॉग के रूप में होता है और प्रोसेसिंग जो है वो हमारी वो डिजिटल के रूप में होती है, ठीक है। तो एनालॉग का एग्जांपल क्या हो गया, ECG मशीन ले लो, हार्ट रेट को नाप रहा है, धुक 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 धुक, क्या होगा, या तो कम होगा या ज्यादा होगा भैया। प्रेशर बढ़ जाएगा तो हार्ट रेट बढ़ जाती है, नॉर्मल है आराम से जिंदगी चल रही है तो कम कम हो जाएगी, नॉर्मल चलेगी। लेकिन ब्रेक तो नहीं होगा, ब्रेक हुआ कि टिकट कट गई, ठीक। तो ये है कौन सा, वो एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल।
ठीक, तो आज के लिए इतना ही, हम बाद में पढ़ेंगे कंप्यूटर संरचना को। ठीक है, टाइम ज्यादा हो रहा है, इसके एमसीक्यू हम करेंगे कल। ठीक, तो जब तक आप इसको पूरा रिकॉल करेंगे उसके बाद एमसीक्यू हम करेंगे। एमसीक्यू की फाइल रेडी है। ठीक है, लेकिन हम लोग को लग रहा था कि टाइम हो जाएगा तो अपन बचेगा तो कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इनमें क्या है, डिस्कस करते हुए चलेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसके लिए अपन इसको करेंगे। ठीक है, तो ये था आज की क्लास हमारी। आज की क्लास में हमने क्या देखा, कंप्यूटर का वर्गीकरण समझा। कंप्यूटर का वर्गीकरण हमने मोटे तौर पर 3 भागों में किया है। अब उस 3 भागों में एक बांट दिया हार्डवेयर के आधार पर, जिसमें हमने कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ी है, पहली से लेकर पांचवी पीढ़ी तक की पूरी जनरेशन हमने देखी। किस जनरेशन में किस प्रकार का हार्डवेयर का इस्तेमाल हो रहा था, हमने उसको समझा। उसके बाद था हमारा साइज के आधार पर, तो साइज मतलब कंप्यूटर कितना बड़ा है और कितना छोटा हो गया, तो उसको हमने क्या है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर तक हमने उसमें देख लिया। क्वांटम कंप्यूटर वगैरह भी। उसके बाद कौन सा था, उसके बाद उसकी फंक्शनैलिटी के आधार पर, मतलब किस प्रकार का कार्य कंप्यूटर कर रहा है, तो वो डिजिट के रूप में कर रहा है कि साइन वेव के रूप में कर रहा है या दोनों के रूप में कर रहा है, तो उसको डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड, इन 3 भागों में हमने बांटा। इसके बाद हम देखेंगे आजकल कंप्यूटर की संरचना, कंप्यूटर किस प्रकार से मिलकर बना, किन किन अवयव से मिलकर बना होता है और किस प्रकार से कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, तो वही है जो आपको करना है। क्या करना है, गुरु दक्षिणा के रूप में आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। समीक्षा इंस्टीट्यूट सदैव आपके लिए सहायता के लिए तत्पर है। आप आके मिल सकते हैं एकेडमी में आके, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप इसको शेयर करें। बने रहें। जय हिंद, जय भारत।